ठीक है, तो पोरस होता है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसके अंदर क्या रहेगा, जो मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस इज, मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस इज, सेल के अंदर को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और क्या रहता है, ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन, जैसे दैट इज क्या क्या, डीएनए रहता है, हाँ, आरएनए रहता है, और क्या रहता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, देखे ना हम लोग यहाँ पर ऐसा एक, यस सर। ऐसा न्यूक्लियोलस रहता है, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के बाजू में चांद है, वैसे यस ही सर। न्यूक्लियस के, राइबोसम। सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, राइबोसम्स। न्यूक्लियस के अंदर, हाँ, न्यूक्लियोलस होता है ऐसा, है ना। ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस जो है वो मेनली किसके लिए होता है, फॉर आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए प्रोडक्शन एंड एंजाइम्स, आरआरएनए प्रोडक्शन एंड सर्टेन एंजाइम्स, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक देख लिए थे हम लोग, है ना, आरआरएनए है कुछ एंजाइम्स के लिए। तो ये पोरस क्यों होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ से जो भी बनेगा वो न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, जैसे कि आरआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, तो ये जो भी आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनेगा। क्यों बनेगा भाई, क्यों बनेगा, सर क्वेश्चन क्या है? डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, मे बी एमआरएनए, मे बी आरआरएनए बाहर निकलेगा। तो वो क्यों बनेगा, आरएनए एमआरएनए का क्या रोल है, क्यों बनेगा और यहाँ से बाहर क्यों निकलेगा, बोलो, उससे कैसे सर बताया था, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना है ना, उसको गाइड कौन करता है, डायरेक्ट कौन करेगा भाई, पूरे सेल को चलाता कौन है, जैसे एक फिल्म को डायरेक्ट कौन करता है, डायरेक्टर, यस सर। वैसे ही एक सेल को डायरेक्ट कौन करता है, ठीक है, पूरा चलाता कौन है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसे चलाएगा, इंफॉर्मेशन को कैसे पास करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए, तो ये डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के अंदर है, और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होना है वो सेल के अंदर होना है, साइटोप्लाज्म में होना है। तो न्यूक्लियस से, ये पूरा सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, जैसे रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी बनाना, कोई हार्मोन बनाना, कोई एंजाइम बनाना, कोई प्रोटीन बनाना, कुछ भी ये बनाएगा सेल, तो मेनली कहाँ बनाएगा, साइटोप्लाज्म में बनाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में होगा। कोई सिक्रेशन करना है एंजाइम प्रोटीन हार्मोन का, सब यहीं पर बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा तभी ना जब न्यूक्लियस इसको डायरेक्ट करेगा, मतलब उसको गाइड करेगा। तो उसको गाइड करने के लिए न्यूक्लियस से कोई मैसेज जाना चाहिए, बोलो, गाइड करने की, भैया यहाँ पर तुमको ये चीज बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल इस सेल को इंसुलिन हार्मोन बनाना है ताकि ग्लूकोज के लेवल को कम किया जा सके, हाँ, खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ब्लड में उसको कम करने के लिए हार्मोन बनाना है। तो ये जो हार्मोन बनेगा वो सेल ही बनाएगा, किसका सेल, पेनक्रियास का। हम लोगों ने देखा है पेनक्रियास में इंसुलिन बनता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, उसका एक बीटा सेल, तो बीटा सेल मान लो, बीटा सेल में इंसुलिन हार्मोन बनेगा, तो बनेगा कहाँ भैया, साइटोप्लाज्म में ही बनेगा। तो ये जो हार्मोन है इट इज अ प्रोटीन। तो हार्मोन जो बनेगा उसको बनाने के लिए गाइड कौन करेगा, कौन बोलेगा सेल को ये बनाना है। जनरली यहाँ पर इंसुलिन हमेशा ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे इंसुलिन नहीं बन रहा, अब उनको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, डीएनए यहाँ पर से गाइड करेगा, एक मैसेज देगा साइटोप्लाज्म में, एक मैसेज डालेगा, दैट इज एम, वो मैसेज आएगा और यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी प्रोटीन हार्मोन एंजाइम बनना है वो बनेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी होना है वो सब इस साइटोप्लाज्म में होगा। तो कुल मिलाकर के न्यूक्लियस ये सारी चीजों को डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है। क्लियर हो रहा है बात, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है भाई। अर्पिता, आकृति, आवाज नहीं आ रही आपकी, यस सर। आकृति,
ईशा, यस सर। अरे ये आयुष, एक ही आयुष है या दो आयुष गायब है? यस सर। सब छुट्टी उट्टी मना रहे हैं, खूब त्योहार व्योहार मनाएंगे अभी, बढ़िया है। और गाँव हो जाएंगे, त्योहार मनाएंगे सब। जगदलपुर वगैरह में काफी दिन का होता है। कोई है क्या अपने से उधर साइड में? हफ्ता या 10 सर दिन का कहाँ? होता है। सर जगदलपुर, दीदी है। बस्तर में है ना। तो बस्तर में हफ्ता 10 दिन का होता है वहाँ पर। सुदामनी की सिस्टर वही है, रिद्धि, सॉरी रिद्धि की सिस्टर है ना। पूछना अभी, अभी तो छुट्टी होगा, पूछना अभी सुदामिनी से कितना दिन का रहता है। तो काफी ज्यादा मनाते हैं वहाँ बस्तर में, काफी दिन का होता है, हफ्ता 10 दिन का होता है। एक बार हम लोग गए मनाने, काफी अच्छा रहता है वहाँ पर। दशहरा बहुत ज्यादा दिनों तक मनाते हैं वहाँ। सही बात, प्रोजेक्ट बनाना पड़ गया था इस चीज के बारे में। 10-15 दिन हाँ का होता है। 10-15 हाँ दिन का होता है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा दिन का होता है वहाँ। बहुत मेजर फेस्टिवल है वहाँ, मेजर फेस्टिवल। जैसे आप बंगाल वगैरह में जाएंगे तो मेजर फेस्टिवल इज दुर्गा पूजा। दिवाली ठीक है अपनी जगह पर, बट दुर्गा पूजा इज मेजर फेस्टिवल, ठीक है। बंगाल वगैरह में, उड़ीसा वगैरह में तो काफी मनाते हैं लोग, बट ठीक है मनाओ, पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखना है। हाँ तो ये हो गया। अब देखो बेटा, अब न्यूक्लियस जो है कभी कभी किसी सेल में प्रेजेंट होता है, किसी सेल में एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है कभी कभी, किसमें बोलो। और मोर देन वन न्यूक्लियस, जनरली एक न्यूक्लियस होता है। मोर देन वन न्यूक्लियस भी होता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? दैट कंडीशन is known as multi nucleated condition, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट किसमें होगा, कौन बताएगा? आरबीसी। आरबीसी है ना, बहुत बार बताया हूँ। यस सर। डेमो में भी बताया था बहुत सारे लोगों को, कुछ कुछ लोगों को नहीं बताया था। मोर देन वन न्यूक्लियस किसमें मिलेगा? ह्यूमन मसल सेल में मिलता है बेटा। मसल सेल्स हो गए, ठीक है। मसल सेल्स हो गए, जैसे स्केलेटल सेल हो गया, ठीक है। स्केलेटल मसल हो गया, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, ठीक है। टेपिटल सेल प्लांट में, टेपिटल सेल्स प्लांट में, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा। तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस का भी कंडीशन पाया जाता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, और बहुत सारे में मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन होता है, मतलब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट शेप एंड साइज के भी न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस में भी कई बार डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है। ये सब क्या मोनोमॉर्फिक है, सिंगल शेप एंड साइज के, ठीक है, दैट इज मोनोमॉर्फिक। और डाइमॉर्फिक भी होता है जिसमें एक से ज्यादा शेप एंड साइज के न्यूक्लियस, जैसे मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, ये सब भी आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलने देखने को मिलता है, ठीक है। समझ आ गया बात? यस सर। यस चलो, तो ये एक से ज्यादा हुआ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, एब्सेंट है दैट इज न्यूक्लियस एब्सेंट है ना। और ये हो गया। देन उसके बाद इसका जो फंक्शन है न्यूक्लियस का, ये मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको देखो। ये फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें क्या चीज नहीं समझ आ रहा है बस मुझे बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लिखने को आता है एग्जाम में, राइट द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, तो ये आपका इतना लिखोगे मोर देन। इसमें क्या चीज नहीं समझ आ रहा? सर वो फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है ठीक है, और बस।
चलो बाकी का हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई। पुष्पा समझ आया बेटा? Yes, sir. रेणुका, Yes, sir. हेमंत, Yes, sir. जल्दी आ Sir. गया? जल्दी आ सर गया? नोट्स कर दीजिए ना। हाँ क्या चीज? सर नोट्स बायोमोलिकुलर का अच्छा बायोमोलिक्यूल्स का नोट्स आज भेज दूंगा, है ना? रात मैसेज मार तक हो दूंगा, जाएगा। आज आज ही भेज दूँ। नोट्स ओके भेज सर। दूंगा। उसका वीडियो जो है मेरे पास एक ही है। एक्चुअल में रिकॉर्डिंग सभी होता है मेरे पास, लेकिन वो क्या है, लैपटॉप को खाली करता हूँ तो जो एक्सटर्नल डिस्क है उसमें डाल देता हूँ मैं। तो कई बार क्या होता है, मैं नेम नहीं डाल पाता हूँ। जूम क्लास का जो वीडियो है ना, उसको सीधा ट्रांसफर मार देता हूँ, तो वो अपलोड नहीं हो पाता। और ट्रांसफर कर दिया तो फिर बहुत ढूंढना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ढेर सारा वीडियो है पिछले साल से लेकर अभी तक के। ठीक है, तो पिछले साल कब मैंने किया था वो भी मेरे को ध्यान नहीं है कभी। तो मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों का एग्जाम है, मैं भेज दूंगा ताकि आप लोग संडे वनडे कल तक आप लोग बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी वीडियोस हैं है ना, आप लोग देख लोगे तो आप लोगों का एटलीस्ट हो जाएगा। सेल सेल बायोलॉजी भी, सॉरी सेल डिवीजन भी आ रहा है क्या आप लोगों के में? No, नो sir. सर। फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा है ना? नो सर। No, sir. ठीक है चलो गुड। तो मैं इसका भेज दूंगा है नोट्स के साथ। चलो आज एकदम प्राइमरी मेरा वर्क रहेगा आप लोगों के लिए ये। चलो तो देखो, अब न्यूक्लियस कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल दैट इज क्रोमैटिन, है ना। न्यूक्लियस कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल मैंने बताया था कि बेटा एक ऐसा मटेरियल जो कि हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी मतलब का क्या मतलब होता है कि वो एक पेरेंट से जो उसके ऑफस्प्रिंग, मतलब जनरेशन टू जनरेशन कोई चीज अगर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज हेरिडिटरी होता है। ठीक है, तो हेरिडिटरी के लिए रेस्पॉन्सिबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 में से आधे पेरेंट्स से आधे जो हैं वो आधे आधे पेरेंट्स से आते हैं। तो एक मदर से आएगा 23 क्रोमोसोम और फादर से 23 क्रोमोसोम आएगा। तो मदर एंड फादर का हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में आता है। ठीक है, तो उनके कुछ फीचर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज हेरिडिटरी कैरेक्टर। अब एक वर्ड है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो रहता है वो डीएनए की जो थ्रेड होता है, ठीक है, डीएनए का एक कॉइल्ड थ्रेड स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन बोलते हैं, जो क्रोमोसोम के अंदर होता है, जिसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो देन उसके Sir. बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियस तो मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था, ये अपना एक छोटा सा रिवीजन है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मेन जो न्यूक्लियस में क्या रहता है ना, मेनली क्या रहता है इसमें, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक और हेरिडेटरी मटेरियल, हेरिडेटरी मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल और हेरिडेटरी मटेरियल। अब ये जेनेटिक और हेरिडेटरी मटेरियल क्या होता है, दैट इज डीएनए, है ना, और आरएनए। डीएनए एंड आरएनए, ये हमारा क्या है बेटा, हेरिडेटरी और जेनेटिक मटेरियल है। तो अब न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होगा। न्यूक्लियस जो रहता है ये डबल मेम्ब्रेन पोरस स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, दैट इज हेरिडिटरी मटेरियल मिलेगा, डीएनए आरएनए मिलेगा, एक न्यूक्लियोलस मिलेगा जिसमें राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस एंड राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स का सिंथेसिस। ठीक है, Yes, sir. चलो देन अब आते हैं हम सीधा जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, चलो सीधा हम हेरिडिटरी मटेरियल पे आएंगे। तो ये भी मैंने आपको एक मोटा मोटा सा एक आपको एक आइडिया दे दिया है कि भैया जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटरी मटेरियल कैसे काम करता है, हम हमारे जो सेल है उसको कैसे रेगुलेट करता है, कैसे डायरेक्ट करता है ना, और ये क्या होते हैं, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो डीएनए का बहुत एक्सपांडेड स्ट्रक्चर आपके में सिलेबस में इस साल नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं कहीं कहीं बता ही दूंगा। मेनली इसका पूरा डिटेलिंग जो रहता है वो आपकी क्लास 12 में आता है, बट थोड़ा बहुत मेरा काम है यहाँ बताना। अभी यहाँ पर फिलहाल आपका जो सिलेबस में है दैट इज क्रोमोसोम, है ना। क्रोमो का मतलब होता है कलर, जोम मतलब होता है, जोमा मतलब बॉडी, दैट इज कलर्ड बॉडी।
तो एक्चुअल में क्रोमोसोम जो होता है वो जो डाई मटेरियल डालने के बाद, है ना, न्यूक्लियस में जब डाई मटेरियल जाता है तो ही ये एक कलर्ड बॉडी के रूप में दिखता है। तो एक्चुअल में डाई मटेरियल डालने के बाद ये जो क्रोमोसोम है ये कलरफुल दिखता है, इसीलिए इसको कलर्ड बॉडी बोला गया है। दैट इज कलर मतलब क्रोमा, क्रोमो या क्रोमा समझते हैं ना, क्रोमा मीन्स क्रोम, Yes, sir. कलर, है ना, जोमा मतलब बॉडी। तो कलर्ड बॉडी को एक नाम दिया गया, दैट इज क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम को किसने किया, क्या किया, किसने क्या किया, ये सारा चीज तो ठीक है, ये फैक्चुअल डेटास हैं। मेरा यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि मैंने आपको एक चीज बताया है जो अधिकतर बच्चों को नहीं मालूम रहता है या फिर उनको ये चीजें नहीं समझ आती है कि अगर मैं एक नॉर्मल नॉन डिवाइडिंग सेल में अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा माइक्रोस्कोप से देख के बताओ या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के बताओ कि न्यूक्लियस में आपको कितना क्रोमोसोम दिख रहा है, ये सवाल मैं आपसे शायद पूछ चुका हूँ। यस सर। यस कितना क्रोमोसोम दिखेगा? सर, एक भी नहीं। सर एक भी एक भी नहीं। ठीक है ना। तो अधिकतर क्या है, मैं पढ़ाता हूँ उससे जस्ट पहले तक के ऑलमोस्ट 99% बच्चों का आंसर रहता है 46, अगर वो थोड़ा बहुत जानते हैं तो क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, अगर नहीं जानते तब तो ऐसे देख मुंह फाड़ के देखते रहेंगे, वो एक अलग बात है। तो जनरली जो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है उसमें आपको क्रोमोसोम्स नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है क्रोमोसोम्स में पूरा डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। जैसे मैंने आपको धागा और चक्री का एग्जांपल दिया था, Yes, याद आ sir. रहा है क्या, है ना। Yes, तो sir. अब ऐसा इसीलिए भी है बेटा कि अगर डीएनए खुला रहेगा, पूरा ऐसा खुला हुआ डीएनए रहेगा, वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। जो कॉइल्ड डीएनए होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। भाई सीधी सी बात है कि आपको मैं बोल आप भाई मैं किसी इंसान का हाथ पैर को बांध दूं और बोलूंगा अब तू नाच के दिखा, डांस करके दिखा, तो वो अपना डांस एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है, पहले उसको खोलो भैया, तभी वो हाथ पैर से डांस करके दिखाएगा। तो ठीक वैसे ही है, डीएनए को काम करना है तो पहले उसको पूरा खुलना पड़ेगा, है ना। वो एक नॉर्मल सेल में होता है, लेकिन जब सेल को डिवाइड होना पड़ेगा तो सारे डीएनए को सेपरेट करना बहुत इम्पॉसिबल जैसी चीज है। ठीक है, तो उसको कॉइलिंग करके सेपरेट करना पड़ता है, इजिली डिटेक्टेबल बनाना पड़ता है कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हाँ 46 है, 20 इधर आओ, 23 इधर आओ, या 46 इधर आओ, 46 इधर आओ, ऐसा। समझ आ रहा है बात। ये सब सेल Yes, डिवीजन sir. के लिए किया जाता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम हम लोग देखते हैं, क्रोमोसोम हम लोग जो देखते हैं या अगर हमको माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, दे आर डिवाइडिंग सेल, दे आर डिवाइडिंग सेल। ठीक है, और वो जो भी फेस होता है वो कब होता है, सेल डिवीजन के फेस में होता है, माइटोसिस या मियोसिस में। तो वो भी कब होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ सेल डिवीजन का। जो सेल डिवीजन होता है उसके कुछ फेसेस होते हैं, आई थिंक मैंने आपको ये बताया होगा। सेल डिवीजन के कुछ फेसेस होते हैं, है ना। तो जैसे ये एक साइक्लिक फेस होता है सेल डिवीजन, मान के चलो ये 24 आवर्स का है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि जो माइटोसिस या मियोसिस फेस होता है, दैट इज ये माइटोसिस या मियोसिस फेस जो होता है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। बाकी समय क्या होता है, बाकी के घंटों में क्या होता है, इंटरफेस। बाकी के घंटों में इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस में भी आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले M1 फेस, देन उसके बाद S फेस, देन उसके बाद सॉरी G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। इसमें भी सबसे बड़ा फेस किसका दिख रहा है, One. S phase. S फेस। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो फेस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दे आर इंटरफेस, दे आर इंटरफेस। इंटरफेस में G1 S और G2 होता है। एक्चुअल में S मतलब सिंथेसिस फेस, और डीएनए की डबलिंग यहीं पर होती है। ये सब मैं आपको जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा, अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसीलिए बता रहा हूँ ताकि हमको क्रोमोसोम और डीएनए कब कब दिखते हैं, है ना, ये आपके दिमाग में घुस सके। वरना इंसान बच्चा यही सोचते रह जाता है कि क्रोमोसोम कहाँ है और डीएनए कहाँ है। क्रोमोसोम कहाँ पर है, न्यूक्लियस में, और डीएनए दोनों को अलग अलग समझते हैं कई बार। ठीक है, तो बेटा राशि थोड़ा जल्दी आया करो। तो जैसे माइटोसिस है बेटा, अगर मान के चलो 24 घंटे में एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है, तो डिवीजन का जो फेस होता है वो लास्ट के 4 ही घंटे में होता है। बाकी 20 घंटे सिर्फ सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है
ठीक है, क्योंकि नंबर भी तो बढ़ाना है, 1 से 2 होना है तो भैया अंदर की चीजों को तो बढ़ाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, सेल ऑर्गेनेले का नंबर डबल होना, उससे इंपॉर्टेंट होता है डीएनए का नंबर डबल होना। तो मैं यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर डीएनए का नंबर डबल बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरफेस जो होता है उसमें डीएनए भी रहता है। तो एक नॉर्मल सेल जब डिवाइड होता है तो लगभग लगभग 3/4 स्टेज में भी क्रोमोसोम नहीं देखने को मिलता। 3/4 स्टेज में भी, मतलब मोर देन 70% टाइम भी डीएनए देखने, सॉरी, क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलता, सिर्फ डीएनए होता है। तो कब देखने को मिलता है, कॉइलिंग जब चालू होगा। कॉइलिंग कब चालू होगा, मियोसिस। आप लोगों ने प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस अगर कभी सुना होगा तो प्रोफेस से ही स्टार्ट होता है। तो मान के चलो कि ये जो माइटोसिस या मियोसिस फेस होता है, एम फेस बोलते हैं एक्चुअल में, जिसमें सेल डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। तो ये जो फेस होता है सेल डिवीजन का, जो 1/3 या 1/4 जो टाइम होता है, 1/4 जो टाइम होता है, उसी में क्रोमो जो वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। तो क्रोमोसोम जब सेपरेट होंगे तो क्रोमोसोम पहले बने, तो पहले क्रोमोसोम बनेगा तभी तो सेपरेट होगा। तो यहाँ पर पूरा डीएनए ही रहता है। सिर्फ ये जो एम फेस होता है वहीं पर जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है, सेल डिवाइड होने के कुछ ही घंटे पहले क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं। कैसे, डीएनए डबल होगा और डीएनए की कॉइलिंग स्टार्ट होगी, डीएनए की कॉइलिंग स्टार्ट होगी, वो तेजी से कॉइलिंग स्टार्ट होगी। मतलब ये है कि अब सेल डिवाइड होने वाला। समझ आ रहा है बात यस कि नहीं? ठीक है, सर। तो हाँ बोलो। सर ये कॉइलिंग में कितना टाइम लेता है? कुछ ही घंटे बेटा, अलग अलग एनिमल में या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइमिंग होता है। ठीक है, अलग अलग में अलग यस अलग सर। टाइमिंग होता है। अपन 24 घंटा मान के चलते हैं ह्यूमन में। सर हम्म, सर जब सेल डिवाइड होता है तो ऑर्गेनेली फिर कैसे होता ऑर्गेनेले भी डिवाइड होगा ना बेटा, G1 G2 फेस क्यों होता है वो है? सब अपन पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मुझे ये बताना है कि क्रोमोसोम जो है कब देखेगा, सेल डिवीजन के टाइम। क्रोमोसोम कब दिखेगा, सेल डिवीजन के टाइम। कब, जब डीएनए की कॉइलिंग होगी। सेल डिवीजन में भी लास्ट 1/4 टाइम जो होता है ना, सेल डिवीजन का आखिरी का 1/4 जो समय होता है, ठीक है, आखिरी आखिरी में वहीं पर क्रोमोसोम अपीयर होता है बस। तो नॉर्मल जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें आपको क्रोमोसोम नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए। ठीक है, चलो ये अगर थोड़ा सा समझ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। सर इसमें जी मतलब जेनेटिक ना? जी नहीं बेटा, ये ग्रोथ फेस है। ओके जी सर। मतलब ग्रोथ फेस है, एस मतलब सिंथेसिस फेस है, ये सब हम आगे देखेंगे। एम मतलब मियोसिस या माइटोसिस जो भी हो रहा है वो उसका फेस होता है। ठीक है, ग्रोथ फेस 1, ग्रोथ फेस 2, एस सिंथेसिस फेस। सिंथेसिस फेस में डीएनए डबलिंग होता है। ये नीट में ये जो क्वेश्चन मैं जो लिखा हूँ, ये जो है ना, मान के चलो नीट में 50 बार आ गए जो मैं लिखा हूँ, जो समझाया हूँ, इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आ चुके हैं। चलो, तो अब अपन देखते हैं कि भाई क्रोमोसोम क्या है, ये हमको समझ आ गया। क्रोमोसोम हमको कब दिखता है ये हमको समझ आ गया। ठीक है, अब क्रोमोसोम क्या होता है ये हमको समझना है। तो मैंने ये भी बेसिकली आप लोगों को एक चीज बता दिया है कि भाई मान के चलो कि ये इतना लंबा डीएनए है ना। तो मैंने आपको एक चीज बताया था बेटा, डीएनए अगर पूरा ह्यूमन बॉडी का लें तो काफी लंबा होता है। तो अगर एक एस्टिमेटेड है कि मैं अगर एक सेल का सारे डीएनए को जोड़ दूं तो वो करीब करीब 2 मीटर के आसपास का होता है, 2 to 2.2 मीटर के आसपास का होता है। ठीक है, किसी में 2 मीटर लिखा है, किसी में 2.2 मीटर लिखा है। मैं एक एवरेज 2 मीटर ले लेता हूँ। ठीक है, एक अ, 1 मीटर पे कितना फिट होता है, 1 मीटर का कितना फिट होता है, 1 मीटर में कितने फिट होते हैं? सर ये 2.2 मीटर क्या एक क्रोमोसोम का कि सारे नहीं क्रोमोसोम बेटा, को मिला के? एक सेल के क्रोमोसोम, एक सेल का डीएनए, इट इज अ डीएनए नॉट अ क्रोमोसोम, इट इज अ डीएनए। ठीक है, इट इज अ डीएनए। एक सेल में 46 डीएनए होंगे, एक सेल में 46 डीएनए, जितने भी डीएनए हैं एक सेल का, पर सेल, एक सेल के सारे डीएनए को निकाल के जोड़ दिया जाए तो एस्टिमेटेड 2 मीटर के आसपास का इनका लेंथ है। वैसे 2.2 मीटर होता है अगर करेक्टली अगर हम देखें। मैं यहाँ पर आप लोगों को 2 मीटर बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 मीटर का मान चलो, तो 1 मीटर पे कितना फिट होता है, 2.5 फीट का 1 मीटर 3 होता है, 3 3 फीट। यस सर। आई थिंक 2.5 फीट का 1 मीटर होता है ना, क्यों? 0.3। 1 मीटर में कितना फिट होता है?
1 मीटर में कितना फीट होता है? सर 3 फीट। 3 फीट होता है। 3.2 फीट। तो छोटे सेल थे, हाँ बेटा। छोटे सेल थे। बिस्किट खिलाने आया था क्रीम वाला, ताकि उसको खाने मिले। वो क्या करता है, वो चलाता है, हाँ। जैसे हम उसको मीठा, जैसे वो आता है ना ओरियो ओरियो मीठा वाला Yes, sir. बिस्किट क्रीम वाला, उसको जैसे हम लोग बोलते हैं ज्यादा नहीं खाना बेटा, अनहेल्दी है, तो जैसे वो नहीं खाएगा, लेकिन उसका बहुत मन करेगा तो क्या करेगा, पापा मैं बिस्किट पैकेट खोल रहा हूँ, दोनों दोनों मिलके खाते हैं, दोनों मिलके खाए, ठीक है, एक एक मैं आपको दूंगा और 4 मैं खाऊंगा, ऐसा। चलो, तो ये जो मेरा जो बोर्ड है ना, ये जो Yes, बोर्ड sir. है ये अराउंड 4 फीट का है, ठीक है। ये बोर्ड है ना जो मेरा दिख रहा है, Yes, ये sir. 4 फीट का है। अब आप इमेजिन करो 2 मीटर का मतलब कितना होता है, मतलब एक इंसान की हाइट जो रहती है मैक्सिमम मतलब 6 फीट की मान लेते, तो एक 6.5 फीट का जो इंसान है उसके जितना लेंथ होता है एक डीएनए का, ठीक है। और हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं, नंबर ऑफ सेल, वो 10⁻13 होता है, एस्टिमेटेड है। 10⁻13 मल्टीप्लाइड बाय कितना मीटर बेटा, एक सेल में, ये सेल है, एक सेल में कितना, 2 मीटर, तो 2 × 10⁻13 क्या हो जाएगा, मीटर। और 100 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, ठीक है, 100 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 10⁻11 किलोमीटर। अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना होता है, किसी को नहीं मालूम, 10⁻6 आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, 10⁻6 में होता है, किसी को नहीं मालूम है क्या, आप नहीं पढ़ते हो? सर समथिंग 1.496 into 10⁻11। अच्छा 11 है, यस सर। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून 3 into 8 2 3 5, नहीं बेटा, 3 सर into आप अर्थ और सन 10⁻5, का पूछे। अर्थ और मून का, अच्छा अर्थ और सन का कितना बताया, 1.496 into 10⁻11 किलोमीटर। हाँ ये देखो 11 किलोमीटर, अर्थ और सन को नाप देंगे अपन डीएनए को जोड़ के एक इंसान का, समझ आ रहा है, तो ये करीब करीब एस्टिमेटेड है। और मून को तो 2 बार अपन नाप देंगे, 10⁻5 समथिंग रहता है ना, 10⁻5 समथिंग आपका मून का रहता है ना, तो मून मतलब 2 बार मून में जाके अपन आ जाएंगे, तो भी कुछ डीएनए बच जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सर जोड़े क्या, नहीं जोड़ सकते, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर ये बात आए कि इसकी जब कॉइलिंग होती है तो ये कैसे होती है, तो कॉइलिंग जब इसकी स्टार्ट होगी तो इमेजिन करो बेटा, ये जब कॉइलिंग चालू होगा, ठीक है, तो कॉइलिंग में डीएनए जो है इसके बीच बीच में आपको कुछ हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है, ये ऑक्टामर है, ऑक्टामर हिस्टोन, ठीक है, ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये जो ऑक्टामर है ना, ये जो ऑक्टामर है इसी में पूरा ऐसा डीएनए की कॉइलिंग ऐसा होगी, फिर उसके बाद ये नया जो ऑक्टामर है उसमें जाके इसका ऐसा, ये जैसे होता है ना बेटा, अपन भंवरे जो अपन चलाते हैं ना, जैसे है ना भंवरा चलाते हैं ना बेटा, तो रस्सी को लपेटते हैं, तो वैसे ही इसमें रस्सी को, जैसे बॉल में आप रस्सी को लपेटोगे तो वैसे ही ऑक्टामर प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है, ऑक्टामर प्रोटीन होता है, इसके ऊपर रस्सी के जैसे ये लपटाया हुआ रहता है, ठीक है, इसके ऊपर रस्सी के जैसा लपटाया हुआ रहता है, कौन, डीएनए थ्रेड, ठीक है, डीएनए का Yes, थ्रेड। sir. और ये क्या चीज है भैया जो ब्लू कलर में बनाया हूँ यहाँ पर, ये क्या चीज है, ये हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है,
अब हिस्टोन जो रहता है दो टाइप से होगा, एक ऑक्टामर और एक सिंगल, ऑक्टामर और एक सिंगल, दैट इज H1। और ऑक्टामर में क्या क्या होगा, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये नाम है हिस्टोन प्रोटीन का, ये बेसिक प्रोटीन होते हैं, है ना, क्योंकि डीएनए जो रहता है वो एसिडिक होता है। तो ये बेसिक प्रोटीन्स हैं जो जिससे कि डीएनए ऐसा लटकाया हुआ रहता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बीट्स ऑफ डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ऐसा, है ना, बीट्स ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के ऐसे बहुत सारे बीट ऐसा इसके ऊपर लटकाया हुआ है। अब हम देखते जाओ इसको, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, ये ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा। तो ऐसे बहुत सारा जो डीएनए का थ्रेड है वो इस टाइप का जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर लटकाया हुआ रहता है, क्योंकि ये जो हमारा डीएनए एसिडिक है और हिस्टोन बेसिक होता है, तो इन दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए प्रोटीन के साथ में लटकाया रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ कोई अगर एक स्ट्रक्चर होगा तो उसके ऊपर अगर लपटाता है, जैसे बोला ना लपेटना, तो अगर लपटाया हुआ है डीएनए तो उसकी कॉइलिंग में एक बोल सकते हैं बेटा मतलब इफेक्ट बढ़ जाता है, कॉइलिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। अगर हम सिर्फ धागे को ऐसे ही अगर हम ऐसे गोल गोल करें तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना हम किसी के ऊपर अगर उसको लपेटते हैं, इसीलिए ये सुपर कॉइलिंग हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको इसका स्ट्रक्चर। तो ये कॉइलिंग होते जाएगा और फिर क्या होगा बेटा, ये जो ऑक्टामर वाली जो कॉइलिंग है इसके ऊपर कॉइलिंग ऐसा हुआ है, ठीक है, फिर ये एक दूसरे के साथ और कॉइलिंग होते हैं, ये भी एक दूसरे के पास और कॉइलिंग होंगी, ये भी एक दूसरे के पास और, ऐसा करते करते सुपर कॉइलिंग होता है, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम है आप लोगों के लिए, बढ़िया सा, देखो ये एक न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये डीएनए का थ्रेड है, दिख रहा है आप लोगों को, ये हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, ये हिस्टोन ऑक्टामर, ये H1 हिस्टोन है और ये H2A, H2B, ठीक है, H3, H4, ऐसा। ये ऑक्टामर का मतलब क्या होता है बेटा, 8, ऑक्टा मतलब 8, ठीक है, 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं, इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, और ये H1 हिस्टोन, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डीएनए की ऐसे कॉइलिंग होती है, ठीक है। इस पूरे Yes, स्ट्रक्चर sir. को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, Nucleus. न्यूक्लियोसोम। अब इमेजिन करो बेटा ऐसे ही स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ये ऐसा सुपर कॉइलिंग हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, एकदम Yes. सुपर कॉइलिंग हो रहा है, ये एकदम थ्रेड लाइक, ठीक है, यहाँ पर आगे नहीं है, क्लास 12 के डायग्राम में है इसका पूरा डिटेलिंग। तो ऐसा पूरा सुपर कॉइलिंग होते होते क्या होता है बेटा, एक ऐसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो अब जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पर ये आप लोगों को ये एक थ्रेड जैसा दिख रहा होगा, Yes, sir. ये थ्रेड दिख रहा है, ये थ्रेड, दो Yes, sir. थ्रेड है, दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये एक्चुअल में डीएनए डबल होने के बाद का स्ट्रक्चर है। मैंने बताया था आपको कि इंटरफेस में डीएनए का डबलिंग होता है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनेगा, एक सेल में 46 होता है, दो सेल बनेगा 46 46 वाला, इसको मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो ये डीएनए की डबलिंग होकर के ये आपका क्रोमोसोम बना। अब ये जो क्रोमोसोम है इसका पूरा डिटेल इसमें डिस्क्रिप्शन है, डिटेल डायग्राम है ये, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है आपके, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये हमारा, हाँ, अब देखो बेटा ये क्रोमोसोम है। अब ये क्या है, ये दिख रहा है, ये अंदर थ्रेड के जैसा, Yes, ये क्या sir. है, Yes, sir. क्या है ये, क्या है ये क्या है बेटा, ये अगर ये दोनों थ्रेड को Chromonema. एक साथ, हाँ वो एक को बोलते हैं क्रोमोनिमा, एक को बोलते हैं, अगर दोनों थ्रेड एक साथ है उसको बोलते हैं क्रोमैटिड, ठीक है। दोनों थ्रेड को एक साथ टॉप टू एंड हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड, क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड, है ना। और एक हमारा क्रोमोनिमा, है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिड किससे बनता है, ऐसे ही कॉइलिंग होते जाएगी और यहाँ पर बहुत सारा डीएनए की कॉइलिंग एक साथ आ जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या है भैया, ये क्रोमैटिड का थ्रेड है, ठीक है। अब इस क्रोमैटिड के ऊपर या क्रोमोमियर के ऊपर आपको आसपास एक मेम्ब्रेनस शीथ दिख रहा होगा, Yes, एक sir. मेम्ब्रेनस शीथ दिख रहा है बेटा आपको, Yes.
ये नॉन जेनेटिक है ना, इसमें डीएनए नहीं होता, ठीक है, नॉन जेनेटिक है। इस मेम्ब्रेनस शीट को बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। उसका पेलिकल मतलब के अंदर, पेलिकल है बेटा, एक मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, एक मेम्ब्रेन है। नॉन जेनेटिक सर। मतलब है ये डीएनए आरएनए से नहीं बनता है, प्रोटीन का शीट होता है, प्रोटीन का शीट होता है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होता है, लाइक सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसका एक मेम्ब्रेन है क्रोमोसोम के जस्ट बाहर, ठीक है। देन इसके अंदर अगर आपको देखेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स मेनली क्या भरा होगा इसमें, बोलो क्या होगा मैट्रिक्स में, क्या होगा मेन? पानी। यस बेटा सर। हर मैट्रिक्स क्या है बेटा, पानी ही, मेनली पानी से ही बनता है, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्म पानी से होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पानी होता है, वैसे ही क्रोमोसोम के अंदर अगर आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, दैट इज ये वाटर, मिनरल्स और डिफरेंट चीजों से भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो पेलिकल एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर मैट्रिक्स है, उसमें डूबा हुआ क्या है आपको, क्रोमेटिड या है ना, और क्रोमोनिमा, क्रोमेटिड या क्रोमोनिमा, एक एक थ्रेड को हम क्रोमोनिमा बोलते हैं। चलो हो गया, समझ आया बात। अगर आप Yes. देख रहे हो तो यहाँ पर कुछ ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन है, कॉन्स्ट्रिक्शन समझते हो, बीच से ऐसा लग रहा है Yes, कुछ sir. कोई इसको दबा दिया है, दिख रहा है, यस ठीक है। सर। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही सेंट्रोमियर 50 बार पूछा गया है, सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसको बोलते हैं, तो दैट इज सेंट्रोमियर को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर है? ये वही Yes, जगह sir. है जहां पर से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। लेकिन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में भी स्पिंडल फाइबर अटैच होने की कुछ जगह है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये प्रोटीन की एक डिस्क होती है, जैसे ये दिख रहा है काइनेटोकोर, दिख रहा है, इट इज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सर एक बार और बोलिए ना। देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे बेटा मैं एक क्रोमोसोम का अगर एक स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, एक क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर, ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। Yes, sir. क्रोमोसोम का सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया भैया, एक पेलिकल की मेम्ब्रेन, अंदर क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज फ्लूइड पार्ट। मैट्रिक्स इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है? ठीक है, समझ आ Yes, गया sir. बात। अब इसके अंदर आपको क्रोमोमियर मिलेगा या क्रोमेटिड के थ्रेड्स मिलेंगे ऐसा। लेकिन एक जगह पर आपको ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसा दबा होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड sir. एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। Bedroom. सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, क्लियर है ये, सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक। सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अब होता क्या है कि जब भी सेल डिवीजन होता है, ध्यान से देखना, जब भी सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम्स को मैंने बताया था, कोई एक चीज होता है, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो इन डीएनए को Spindle fiber. ऐसा खींचता है, याद आ रहा है क्या, Yes, sir. Yes, sir. खींच रहे हैं, इससे ऐसा सेल डिवाइड हो सके, क्या Yes, बोलते हैं sir. इसको, Spindle fiber. Spindle याद आ रहा है, fiber. प्रोटीनस sir. होता है ये भी। स्पिंडल फाइबर किससे Yes, जनरेट sir. होता है, किससे निकलता है, बोलो, स्पिंडल फाइबर किससे ओरिजिनेट होता है, Sir, protein. वाह बेटा, वो प्रोटीन का होता है, बनता है उससे, लेकिन निकलता किससे, किससे वो ओरिजिनेट होता है, पिछले क्लास में तो बताया था भाई, Centrosome. सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, उसके अंदर क्या रहता है, Centriole. सेंट्रियोल, ठीक है। तो सेंट्रियोल क्या निकालता है, स्पिंडल फाइबर निकालता है, ताकि ये अटैच हो डीएनए के साथ में और डीएनए को अपनी तरफ खींचे, मतलब जहां पर पोल्स में ये लोग रहते हैं, ताकि बीच से सेल डिवीजन हो सके। क्लियर है इतना? तो बेटा Yes, sir. ये स्पिंडल फाइबर अटैच कहाँ होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच होने के लिए एक जगह होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, है ना। तो यहाँ पर ऐसा एक जगह होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ऐसा, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। समझ आया? Sir. Yes, sir. ठीक है, काइनेटोकोर ही वो जगह है जहां स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होता है और क्रोमोसोम्स को खींचता है।
क्लियर है? Yes, sir. तो चलो देखते हैं। तो ये अगर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये दबा हुआ हिस्सा, और यहाँ पर कैनेटोकोर प्रोटीन की डिस्क है, ये कैनेटोकोर है ना। तो बेटा जब ये डिवाइड होगा ना तो ये एक सेगमेंट दिख रहा है, ये दो आर्म, ऊपर और लोअर, अपर एंड लोअर आर्म दिख रहा है, और इधर लेफ्ट में अपर एंड लोअर आर्म दिख Yes. रहा है। यहाँ पर 4 आर्म है ना, अपर Yes, एंड sir. लोअर एक, दूसरा अपर एंड लोअर। तो बेटा जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है ना तो ये क्रोमोसोम्स है ना, ये दो पार्ट में टूट जाते हैं। तो ये अपर एंड लोअर आर्म इधर आ जाएंगे और ये अपर एंड लोअर आर्म दूसरे साइड चले जाएंगे। समझ आया? तो एक Yes, sir. कैनेटोकोर Yes, किससे sir. जुड़ेगा भैया? एक कैनेटोकोर किससे जुड़ेगा? यहाँ पर दो कैनेटोकोर है, एक यहाँ है एक यहाँ है। 4 आर्म थे ना वहां पर, 1 2 3 4। ये दोनों पहले कैसे थे? ये दोनों पहले कैसे थे? ये Joint दोनों थे। पहले ऐसे थे। समझ आया? तो ये कैनेटोकोर वाला हिस्सा है, ये दोनों पहले जुड़े हुए थे ऐसा, तो ये कैनेटोकोर है। तो जब स्पिंडल फाइबर इसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा? इसको तोड़ देता है। स्पिंडल फाइबर क्या करता है? क्रोमोसोम्स को तोड़ देता है। तोड़ेगा तभी तो एक क्रोमोसोम इधर जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर आता है, सेल डिवाइड Yes, होगा। sir. Yes, तो sir. दो कैनेटोकोर देखे ना हम लोग, है ना। कैनेटोकोर दो देखे क्योंकि, समझ आया बात, है ना। सेल Yes, डिवीजन sir. में दोनों को सेपरेट करना है। सर, हाँ बोलो। इसका लेंथ कितना होता है? इसका लेंथ बहुत होता है, बहुत कम होता है बेटा, नैनोमीटर में होता है ना। ओके चलो सर। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर ये जो डिवाइडेड क्रोमोसोम है उसी को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं क्या? यस, उसी को सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं बेटा। ये सब जब Okay, मैं sir. सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा ना तो उस समय आपको और डिटेलिंग बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी कट शॉर्ट कर दिया हूँ, बाकी बहुत सारा डिटेलिंग ना उस समय बताऊंगा, ठीक है। अभी जितना जरूरत है Yes, उतना sir. तुम देखो। चलो तो ये हो गया बेटा, समझ आ गया बात। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, कैनेटोकोर क्या होता है ना। देन Yes, अब sir. अपन आगे देखते हैं कि जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है। एक क्रोमोसोम में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर फिर से एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, यहाँ पर भी एक छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1, दूसरा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 जो दिख रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है, NOR। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन मतलब क्या होता है कि भाई न्यूक्लियस, जहाँ न्यूक्लियोलस मालूम है ना आपको, तो न्यूक्लियोलस जो रहता है उसका क्या काम है? न्यूक्लियोलस का क्या काम, बोलो। न्यूक्लियोलस का क्या काम है? राइबोसोम बनाना, आरएनए बनाना। Yes, sir. याद आ रहा है ना। ये तो ये जो Yes, क्रोमोसोम होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है, ये जो यहाँ पर का जो डीएनए होता है, ये आपका न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन वाला पार्ट है, जिससे कि राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। देन दूसरा ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन 2 है ना। इसके बाहर का जो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं टीलोमेरिक डीएनए। टीलोमेरिक डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है, ठीक है, जो कि दो क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से फ्यूज होने से बचाता है। ये सब लिखा हूं मैं, आप लोग बस समझ लो। ये ऐसा रीजन है जो दो क्रोमोसोम को एक दूसरे से फ्यूज होने से बचाता है, दोनों को अलग अलग रखने में हेल्प करेगा, और न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा क्रोमोसोम को डाइजेस्ट होने से बचाएगा। देन दूसरा सेटेलाइट डीएनए जो रहता है, यहाँ पर न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म के आगे जो एक छोटा सा पार्ट होता है उसको हम सेटेलाइट डीएनए या सेटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक लगभग लगभग आपको एक बेसिक एक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि भाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, है ना। यस सर। अब एक छोटा सा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, इसको ना नीचे से ऊपर पढ़ना है, ठीक है। क्रोमोमियर से, एक मिनट, ये आपको दिख रहा yes, sir. है ना। क्रोमोमियर से पढ़ना चालू करना, क्रोमोमियर, क्रोमोनिमेटा एंड क्रोमेटिड ऐसे पढ़ना, CDE नहीं पढ़ना, EDC पढ़ो। पढ़ो एक बार, तो एक छोटा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डीएनए की कॉइलिंग किस लेवल पर होती है। EDC पढ़ना बेटा, नीचे से ऊपर पढ़ना, नहीं तो नहीं समझ आएगा।
यस सर हो गया। हो गया सबका? सर यस सर। हम बोलो। सर क्रोमोनेमाटा समझ नहीं आया। पढ़ो फिर मैं समझा रहा यस सर। सर हूँ। हाँ बोलो। सर इसमें ये बीड मतलब तो लकड़ी का टुकड़ा होता है छोटा सा, तो इसमें ये क्यों बीड लिखा है? मतलब गठान भी होता है बेटा। बीड का मतलब एक गठान जैसा स्ट्रक्चर भी होता है। बीड ओके सर। जैसे मोती, मोती होता है ना, मोती देखते हो, यस सर। रस्सी में एक बीड के जैसा भी होता है, उसको बोलते हैं रस्सी में एक बीड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको मोती की माला, वो भी वैसे ही स्ट्रक्चर होता है। ओके सर। चलो अब देखो, ये आप लोग समझ पढ़ लिए होगे, ठीक है। अब अपन इसको एक छोटा सा देखते हैं। अब देखो, जैसे ये डीएनए का लंबा सा लेंथ है, ठीक है, ये लंबा सा डीएनए, इतना समझ आया? यस सर। इसकी कॉइलिंग यस चालू हो सर। रही है, इसकी कॉइलिंग चालू हो रही है, तो ये क्या बना? बीडेड स्ट्रक्चर। बीडेड स्ट्रक्चर समझ रहे हो? छोटे छोटे बीड्स यस हैं, सर। गठान, ऐसे लगता है रस्सियों में बीच बीच में गठान मार दी। एक लंबी सी रस्सी है, फिर बीच बीच में गठान मार दो तो ऐसे ही दिखेगा ना, ये यस सर। रस्सी में बीच बीच में गठान मार दो, दैट इज बीडेड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बीडेड स्ट्रक्चर ये, ठीक है। ये हो गया बीडेड स्ट्रक्चर। अब इसी को हम क्रोमोमियर बोल दिए। क्लियर है? यस यस समझ सर। आया बात? अब इसकी फिर से कॉइलिंग कर दिए, इसकी फिर से कॉइलिंग कर दिए, इसकी कॉइलिंग कर देंगे तो अब आपको बीड एकदम ही छोटा दिखने लग जाएगा, और कॉइलिंग कर देंगे तो बीड आपको नहीं दिखेगा, एकदम भरा भरा सा लगेगा, सब आस पास है, देखो ये बीड एकदम पास पास आ गई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रोमोनिमेटा बोल दिए। समझ आया बात? ठीक है। इसकी फिर से कॉइलिंग कर दिए, फिर से कॉइलिंग कर दिए, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज क्रोमैटिड, इसको हम लोग क्या बोल दिए? क्रोमैटिड। समझ आ गया बात? ठीक है। डीएनए नॉर्मल डीएनए, दैट इज बीडेड डीएनए क्रोमोमियर, कॉइलिंग क्रोमोनेमेटा, सुपर कॉइलिंग क्रोमैटिड, है ना। और क्रोमैटिड के बाहर पेलिकल की लेयर बिछेगी, मैट्रिक्स आएगा, एंड देन दे आर नोन एज क्या? क्रोमोसोम। समझ आया बात? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझ आ रहा है? सर Yes, sir. क्रोमोनेमेटा के बाद सुपर कॉइल होगा ना? क्रोमोनिम क्या बोले बेटा? सर वो क्रोमोनेमेटा के बाद सुपर कॉइलिंग होगा ना? हाँ, और कॉइलिंग होगा बेटा, और सुपर कॉइलिंग होगा, इसका लेंथ और कम होती जाती है। ओवरऑल जो लेंथ रहता है मीटर में है, मीटर से फिर आपका वो धीरे धीरे सेंटीमीटर से, फिर मिलीमीटर से, फिर नैनोमीटर से, ठीक है। एक्चुअल में वो पहले से ही वो नैनोमीटर में होता है, वो हम पूरा जोड़ रहे हैं इसलिए अपन ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वो एंगस्ट्रॉम में आ जाता है बेटा, उसका लेंथ कितना में होता है? एंगस्ट्रॉम में आ जाता है, तो 10⁻⁻10 में आ जाता है ना। यहाँ तक नैनोमीटर में रहेगा, नैनोमीटर तक के लिए एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, मतलब एकदम कम, 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ठीक है। उतना लेंथ हो जाता है फिर क्रोमोसोम्स के आते तक, यस। मतलब क्रोमोसोम बनते तक के डीएनए इतना ज्यादा सुपर कॉइलिंग होता है। तो ये समझ आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अभी समझोगे जीवन भर याद रहेगा, नहीं समझोगे तो आगे भी दिक्कत जाएगी, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने क्रोमोसोम का देख लिया पार्ट, पेलिकल, मैट्रिक्स क्या होता है, क्रोमैटिड, क्रोमोनेमेटा, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कैनेटोकोर क्या होता है, टीलोमियर क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दैट इज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना। क्लियर है? सर Yes, sir. सेंट्रोमियर एक और बार बता दीजिए ना। अरे बेटा सेंट्रोमियर इसी को तो बोलते हैं बेटा, ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्रोमोसोम जो है, ठीक है, वो जहां पर भी कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, मतलब ऐसा दबा हुआ रहेगा, जैसे ये है दबा हुआ, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो जब जो क्रोमोसोम का जो एंटायर लेंथ है लगभग लगभग सेंटर में कहीं पर, लगभग लगभग सेंटर में कहीं कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है, तो उसको उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्रोमोसोम के एंटायर लेंथ के बीच में, लगभग लगभग बीच में सेंटर पे अगर कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है तो उसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। चलो, देन टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स देखेंगे, हटा रहा हूं मैं इसको।
क्रोमोसोम्स के अलग अलग टाइप, शेप एंड साइज के हिसाब से। अब आप सोच सकते हो कि 2 मीटर को हम 2 मीटर के लेंथ को भी हम इतना सुपर कॉइलिंग करके बहुत छोटा बना सकते यस सर। चीजों को कंप्रेस करके, ठीक है, चीजों को कंप्रेस करके हम छोटा बना सकते। साइंस में ऐसा बहुत सारे ऐसे मूवी आए ना, जो कई बार हम एटम्स को कंप्रेस कर देते हैं, एटम को हम टेक्निक से कंप्रेस कर देते हैं। तो बेटा हमारी बॉडी भी तो पूरे एटम से ही बनी, ठीक है, पूरे बॉडी को Yes. कंप्रेस करना है तो एटम्स को कंप्रेस कर दो किसी भी तरीके से, एनर्जी बाहर निकाल दो, एटम्स को कंप्रेस कर दो तो साइज छोटा हो जाए। एक मूवी है ना उसमें एंट्स, एंट एक मूवी है ना, एंट मैन, यस सर। यस Yes. सर। एंट मैन देखे हो? यस सर। कौन कौन देखा है, हाथ उठाओ। बस भगवान करते क्या है, बच्चे लोग ना मूवी देखते हैं, ना पढ़ाई करते हैं, ना बाहर खेलने जाते हैं। इसमें से कौन कौन स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब स्पोर्ट्स खेलते हैं कोई, मतलब प्लेयर है? ऐसा नहीं कि सर घर में वो प्लास्टिक बॉल से बैट बॉल खेलते हैं, वैसा नहीं, प्रॉपर प्लेयर, गिनती के लोग हैं ना। आप स्पोर्ट्स में हो, ठीक है, ना हम पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छा, ना हम स्पोर्ट्स में हैं, ना ही हम घूमने जाते हैं, ठीक है, ना ही हम मूवी देखते हैं, ना ही जनरल नॉलेज। हम करते क्या है, आप सोचना एक बार, एक्चुअल में आप करते क्या हो। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, आपने दिन का रूटीन जो है 24 आवर्स को टाइम टेबल में बांटो कि आप क्या करते हो, फिर आप देखना आप मैक्सिमम टाइम सिर्फ वेस्ट करते हो। तो आप में से बहुत सारे लोग जो रोते हैं ना, सर हमारे मार्क्स कम आते हैं, हम पढ़ते हैं फिर भी हमसे नहीं हो पाता है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपको अपने आप के बारे में नहीं मालूम कि आप क्या करते हो। ये सबसे बड़ा बिटर ट्रूथ है कि आपको सच में अपने बारे में नहीं मालूम है कि आप क्या करते हो, दिन भर में आपका रूटीन वर्क क्या होता है, आप चाहते क्या हो अपने लाइफ से, ठीक है। सबसे पहले ना अंदर से ये जवाब निकालो, और सबसे पहले अपने अपना जो दिन है, अपना जो दिन है 24 घंटा, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करो, वरना समय ऐसे फिसलता है बेटा कि 10 साल गुजर जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो समय ऐसे चुटकी बजाते निकलता है, याद रखना। आपको लग रहा है कि आज हमारे पास बहुत दिन है, कल भी यही चीज लगेगा, परसों भी यही लगेगा कि आज हमारे पास बहुत टाइम बचा। सिर्फ समय की कमी एग्जाम के 4 दिन पहले होती है, बाकी समय आपके पास बहुत समय रहता है। गलत बोलो? नो सर। सिर्फ समय का पता कब चलता है बेटा, जब एग्जाम हो, ठीक है। बाकी समय आपके Yes. पास बहुत टाइम। तो अपने समय को जानो कि आपका समय जाता कहाँ है, आप करते क्या हो, आपका इंटरेस्ट किसमें है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, एक्चुअली में साइंस फिक्शन मूवी है, इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है जो आप सोच सकते हो। मतलब एंटमैन में एक बार ये भी बताया है, सब एटॉमिक लेवल पे जाना। सब एटॉमिक मतलब एटॉमिक लेवल क्या होता है बेटा, एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, कोई पार्टिकल में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। एटम के अंदर ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिर्फ उसका एक न्यूक्लियस बनाता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। एटम के अंदर क्या होता है, ठीक है, एटम किससे बनता है, किससे बना है, ये सब चीज रिसर्च का पॉइंट है। मतलब गॉड पार्टिकल्स बोला जाता है। इस दुनिया के जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो गॉड पार्टिकल से बनते हैं, ठीक है। उसके पीछे एक रिसर्च भी चलता है। तो उसमें बहुत अच्छी चीज बताया है कि एंटमैन जो है वो सब एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं। तो जब भी हम बहुत छोटे लेवल पे जाते हैं तो हमारा समय कम हो जाता है, और ये फैक्ट, हमारा समय कम हो जाता है। जब हम छोटे लेवल पे रहते हैं तो हमारा समय कम हो जाता है, क्योंकि समय बहुत स्लो हो जाता है सब एटॉमिक लेवल,
ये फैक्ट है, ठीक है। खैर आप लोग ने समझे जो हमने देखा, तो बहुत सारी सर? चीजें हैं। चलो हाँ बोलो। सर आपको कैसे पता चलता है कौन सी चीज का रिसर्च चल रहा है? वो सब जनरल नॉलेज, अपन जबरन नॉलेज सीधा उधर खोजते रहते हैं, ठीक है। सुबह एक बार अपन स्क्रॉल करते हैं, सुबह एक बार स्क्रॉल करते हैं, रात को एक बार स्क्रॉल करते हैं, 10-10 मिनट बस देखना रहता है, ठीक है। खाना खाते समय मैं न्यूज देखता हूँ, दोपहर को एक बार और एक बार सुबह। आज ब्रेकफास्ट तो के समय रायपुर में वो ब्लास्ट हुआ ना रेलवे ब्लास्ट स्टेशन हुआ में, ट्रेन में, हाँ रेलवे स्टेशन में फौजी लोग, ब्लास्ट हुआ, फौजी अंकल लोग की ट्रेन में। हाँ तो उनके में ब्लास्ट हुआ है ना। काफी लोग घायल वैल हो गए हैं, उसके बारे में मैं देखा। 16 लोग। हाँ 3 लोग कुछ था, उसका डिटेल कल पेपर में आएगा तो समझ आएगा। तो सुबह ही पता चल गया था मेरे को, 11 यस बजे के सर। आसपास ही मेरे को पता चल गया था कि ब्लास्ट हुआ है। मैं बोला ब्लास्ट करना है तो भाई बड़े बड़े शहरों में होता है, लेकिन होगा कुछ वारदात वारदात। अब डिटेलिंग जो यस है सर। वो अच्छे से कल ही समझ आएगा, है ना। चलो, तो मेटा सेंट्रिक है, सब मेटा सेंट्रिक है। अब ये क्या होता है बेटा सेंट्रिक, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रोमियर के पोजीशन पे। एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो क्रोमोसोम जो रहता है वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ, बोलो, सेंट्रोमियर। समझ आया, बेस्ड ऑन यस पोजीशन सर। ऑफ सेंट्रोमियर। तो अभी हम लोगों ने जो देखा है ना, अच्छा मेटासेंट्रिक क्या होगा, क्रोमोसोम के बीचों बीच सेंट्रोमियर होगा। जब क्रोमोसोम्स के बीच में सेंट्रोमियर पाया जाएगा तो वो मेटासेंट्रिक होगा, ठीक है। कैसा, ये कुछ इस तरीके का, ये सेंट्रोमियर, ठीक है, क्लियर है, यस ठीक है। अब जैसे सेंट्रोमियर है, लेकिन ये एकदम बीच में नहीं है, सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा सा किसी एक साइड में। तो यहाँ पर एक शॉर्ट आर्म दिख रहा है, यस सर। और ये क्या है, लॉन्ग आर्म, ठीक है, लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो ये सब मेटा, सब को मतलब समझते हो, मैंने बताया ना, SUV सब। अरे भाई सब का मतलब क्या होता है, SUV बीनीथ, किसी के नीचे। जैसे सब इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्टर के नीचे या ऊपर वाला पोस्ट है, सर बिलो। नीचे वाला पोस्ट सर। नीचे नीचे वाला। हाँ तो फिर समझ आया। एक्रोसेंट्रिक क्या होगा, इसमें एकदम ही छोटा आम बनेगा और एक बहुत ही बड़ा आम बनेगा, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, बहुत ही ज्यादा छोटे मियाँ हैं, बहुत ही बड़े वाले बड़े मियाँ। तो ये शॉर्ट आर्म और ये लॉन्ग आर्म, एकदम एक्सट्रीमली शॉर्ट, बहुत छोटा सा, ऐसा बहुत छोटा सा एक शॉर्ट आर्म होगा, एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग आर्म होगा। सेंट्रोमियर का ये पोजीशन, ये क्या है भैया, सेंट्रोमियर। ये क्या है, ये सेंट्रोमियर, ठीक है। दैट इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ना, ठीक है। टीलोसेंट्रिक क्या होगा, बिल्कुल एक आर्म बिल्कुल टर्मिनल एंड पर होगा, ये क्रोमोसोम है, ये टर्मिनल एंड पर होगा, ठीक है। सेंट्रोमियर ऑन टर्मिनल एंड। सर इसमें अपर आर्म नहीं होगा ना? सर ऐसा क्यों हो जाता है? अब वो बेटा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग सेल में कई बार अलग अलग होता है। वो कॉन्स्ट्रिक्शन जो रहता है, एक्चुअल में ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है वो ऐसा डीएनए होता है जो एक्चुअल में रेप्लिकेशन नहीं करता, मतलब इनएक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए होता है। वहां पर जो डीएनए एक्चुअल में डीएनए ही है ना, क्रोमोसोम क्या है, किससे बनता है, मेनली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर जो डीएनए है वो इनएक्टिव पार्ट रहता है, वो मेनली जो रहता है वो क्रोमोसोम्स को खींचने के लिए, मतलब
जो कंस्ट्रक्शन एरिया बनता है वो क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए बनता है। ये सेपरेटेड क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ, ये सेपरेटेड है। और जो नॉन सेपरेटेड है ना, बिफोर सेल डिवीजन, उसमें आपको आर्म्स 4 मिलेंगे, 4 आर्म्स मिलेंगे। समझ आया बात? ऐसे 4 आर्म्स मिलेंगे। यस सर। हाँ, 2 आर्म वाला ये सेपरेटेड रहता है, 4 आर्म वाला दे आर सिस्टर क्रोमैटिड, इसी को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल देते हैं। डीएनए का जो एक लेंथ रहता है आपका टू लोअर, जो पूरा का पूरा, दैट इज क्रोमैटिड बोल देते हैं, दैट इज सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, है ना, 2 बहनें। सेल डिवीजन के समय अलग होती हैं, ठीक है। सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा मैं क्यों बहनें बोलते हैं, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों बोलते हैं, ये मैं सेल डिवीजन के समय बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। क्लियर है ये? तो हम लोग जो अभी क्रोमोसोम पढ़े वो किस टाइप का है, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या मेटासेंट्रिक? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो हम लोग जनरली मेटासेंट्रिक, आप सेल डिवीजन में भी पढ़ोगे मेटासेंट्रिक, तो ये होता है, टाइप है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, ये क्लियर है ये? यस सर। यस Yes, सर। इसका डिटेलिंग जो है वो सब मैं नोट्स में दिया हूँ, उसको रीड कर लेना आप लोग, ठीक है। yes. यस सर। चलो ये टॉपिक खत्म हो गया ऑफिशियली।